हम पिछले व्याख्यान में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे और इस संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि राज्य एक संस्था के रूप में केंद्र राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य बिंदु रहा है। परंतु आधुनिक युग में ये सवाल उठने लगे कि सिर्फ राज्य के संदर्भ को मानकर ही राजनीतिक प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए हमें एक नया सिद्धांत विकसित करना होगा जिससे हमें राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में पता चले। इसी हेतु राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत अस्तित्व में आया और मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को ये मूलतः जीव विज्ञान से आया, फिर समाजशास्त्रियों ने अपनाया और बाद में राजनीति विज्ञान में आया। और ये सामान्य व्यवस्था सिद्धांत जिस रूप में समाजशास्त्र में प्रचलित था, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत उसी का ही राजनीतिक प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एक प्रयासभर है। और मैंने आपको बताया था कि डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का आगात निर्गत या इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है। वहीं आमंड और पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल दिया है। राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ मैं आपको बता चुका था कि व्यवस्था का मतलब होता है अंतःक्रियाशील तत्वों का समूह, यानी एक हर वो चीज़ व्यवस्था है जिसके कई अंग हैं, वो आपस में आत्मनिर्भर हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, अंतक्रिया कर रहे हैं और एक समान उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं। इस तरह मानव शरीर भी एक व्यवस्था है क्योंकि इसके अलग अलग अंग हैं, एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करते हैं और मिलकर एक समान उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था, अब इसी तरह अगर हम सामाजिक विज्ञानों में आते हैं तो हम ये पाते हैं कि सामाजिक व्यवस्था या समाज सबसे बड़ी व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था के अंदर कई उप व्यवस्थाएं हैं। सामाजिक व्यवस्था मुख्य व्यवस्था है और अन्य उप व्यवस्थाएं जिसमें राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था भी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आती है और ये राजनीतिक व्यवस्था की उप व्यवस्था कही जाती है और ये सामाजिक व्यवस्था की उप व्यवस्था कही जाती है। अब सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था होने के कारण राजनीतिक व्यवस्था प्रमुख स्थान तो रखती है, परंतु वे समाज को नियंत्रित भी करती है। मैंने कल आपको बताया था कि राजनीतिक व्यवस्था का सबसे बेहतरीन उदाहरण मानव शरीर में मस्तिष्क के रूप में लिया जा सकता है। जैसे मस्तिष्क संपूर्ण शरीर नहीं है, शरीर का एक भाग है, उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की संपूर्ण हिस्सा नहीं है बल्कि उसका एक भाग है। जिस तरह मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, नियमित करता है, उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था भी पूरी सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित और नियमित करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था का स्थान सामाजिक व्यवस्था में वही है जो मानव शरीर में मस्तिष्क का होता है। सारी अनुक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं मस्तिष्क द्वारा ही निर्धारित होती हैं। इसी तरह राजनीतिक व्यवस्था द्वारा ही समाज से जुड़ी हुई सारी अनुक्रियाएं प्रतिक्रियाएं निर्धारित होती हैं। अब राजनीतिक व्यवस्था की अपनी विशेषता क्या है, इस पर हम चर्चा, पहले हम ये बात समझ लें कि राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा डेविड ईस्टन ने इस रूप में दी है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज में मूल्यों का आधिकारिक वितरण करती है। और डेविड ईस्टन ने ये कहा था कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो समाज में मूल्यों का आधिकारिक वितरण करता है। अब मूल्यों का मतलब क्या है, या मूल्यों का आप मोटा अर्थ ये निकाल लीजिए कि संसाधन, और वितरण करता है, आधिकारिक वितरण करता है, यानी समाज में संसाधनों का वितरण करने का आधिकारिक जो अधिकार होता है वह राजनीतिक व्यवस्था के पास होता है और इसी का अध्ययन करने को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। जैसे मस्तिष्क ही यह निर्धारित करता है कि शरीर के किस अंग को कितनी ऑक्सीजन पहुंचेगी या किस तरह के पोषक पदार्थ पहुंचेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया को विनियमित करता है मस्तिष्क, उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था भी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को विनियमित करती है कि पूरे समाज में जो अलग अलग तरह के संसाधन हैं किस रूप में वितरित किए जाएंगे।
इस रूप में राजनीतिक व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है सामाजिक व्यवस्था के बगैर, कि जिस तरह मानव का काम नहीं चल सकता बिना मस्तिष्क के, उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था के बगैर सामाजिक व्यवस्था का काम नहीं चल सकता। दोनों विलक्षण उदाहरण हैं कि एक अंग होने के बावजूद वे संपूर्ण समाज को या संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर रहे हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था समाज में मूल्यों को अगर आप सामान्य रूप में समझना चाहें तो संसाधनों का आधिकारिक आवंटन करता है। तो राजनीतिक व्यवस्था का ये मूल कार्य है। अब राजनीतिक व्यवस्था की कई विशेषताएं, मोटे तौर पे एक व्यवस्था की जो विशेषताएं होती हैं वो राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती हैं। पहला, अंतर्निर्भरता। राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उप व्यवस्था है, परंतु राजनीतिक व्यवस्था के भी अपने कई भाग हैं और वे आपस में एक दूसरे से अंतक्रिया करते रहते हैं। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये एक पर्यावरण के तहत ही काम करती है, यानी सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है राजनीतिक व्यवस्था, और राजनीतिक व्यवस्था अपने चारों ओर एक पर्यावरण से घिरी होती है, जिस पर्यावरण को हम सामाजिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और अन्य उपव्यवस्थाओं का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, वो भी पर्यावरण के रूप में काम करती है। जैसे मानव शरीर में जो मस्तिष्क है वह शरीर का एक अंग होने के कारण शरीर की गतिविधियों का भी प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, और मस्तिष्क भी शरीर को प्रभावित करता है, शरीर की गतिविधियों का। तो दोनों ही इस तरह अन्य क्रियाएं होती हैं वह राजनीतिक व्यवस्था में भी पाई जाती हैं। कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को विनियमित करती है, वही सामाजिक व्यवस्था का जो प्रभाव है, जो पर्यावरण है राजनीतिक व्यवस्था का, वो भी सामाजिक व्यवस्था का, वो भी राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है। यानी कोई भी राजनीति शून्य में तो उत्पन्न होती नहीं है। राजनीति पर या राजनीतिक व्यवस्था पर अपने समाज का प्रभाव और अपने दूसरे सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी, सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो उसी तरह और उसी पर्यावरण के अंतर्गत रहते हुए वो कार्य करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था भी सामाजिक व्यवस्था के जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत रहते हुए काम करती है। यही वजह है कि हर देश की राजनीतिक व्यवस्था एक अलग पर्यावरण, भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक अलग राजनीतिक पर्यावरण, अलग सामाजिक पर्यावरण में काम करती है। वहीं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था अलग सामाजिक पर्यावरण में काम करती है। वहाँ का समाज और हमारे समाज के मूल्यबोध में काफ़ी अंतर है। तो इस रूप में राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण के एक निश्चित पर्यावरण के अंतर्गत ही कार्य करती है। और तीसरा तत्व है कि राजनीतिक व्यवस्था आधिकारिक आवंटन करती है मूल्यों का, यानी संसाधनों का। ये राजनीतिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और इसी वजह से राजनीतिक व्यवस्था समाज की दूसरी उपव्यवस्थाओं से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कि राजनीतिक व्यवस्था ही निर्धारित करती है कि दूसरी सामाजिक व्यवस्थाओं, दूसरी उपव्यवस्थाओं को या खुद सामाजिक व्यवस्थाओं को किस रूप में, किस आधार पर विनियमित किया जाएगा। सिर्फ शासकीय आधार पर लिए गए निर्णय ही समाज पर बाध्यकारी रूप से लागू होते हैं। समाज का दूसरा कोई अंग ऐसा नहीं है जो अब लिए गए निर्णयों को बाध्यकारी रूप से लागू करा पाए। परिवार के स्तर पर लिए गए निर्णय पारिवारिक स्तर या स्नेह के आधार पर, समाज जो निर्णय लेता है वो भी बाध्यकारी रूप में लागू नहीं करता। सिर्फ सरकार या राजनीतिक व्यवस्था, या मोटे तौर पर हम कहें सरकार या शासकीय नीतियाँ जो ही हैं या राजनीतिक व्यवस्था द्वारा लिए गए फैसले ही समाज पर बाध्यकारी का रूप का अर्थ ये है जो राजनीतिक व्यवस्था निर्णय लेती है उसका हमें पालन करना ही पड़ता है बाध्यकारी रूप से, चाहे हम उसके प्रति सहमत हों या ना हो। तो बाध्यकारी, सरकार का हर कानून अपने बाध्यकारी शक्ति के साथ पैदा होता है, क्योंकि सरकार या राजनीतिक व्यवस्था एक संप्रभु शक्ति का उपयोग करती है, और संप्रभु शक्ति का उपयोग करने के कारण ये नागरिकों पर बाध्यकारी रूप से लागू होता है। तो सरकार द्वारा या राजनीतिक व्यवस्था द्वारा या जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह बाध्यकारी रूप से समस्त नागरिकों पर लागू होते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करती है। और फिर एक सीमा, राजनीतिक व्यवस्था की अपनी एक सीमा होती है। हर व्यक्ति समाज का एक अंग होने के नाते
राजनीतिक व्यवस्था होने के नाते हर व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में हमेशा नहीं आता, क्योंकि इसका एक सीमांकन है। सीमांकन ये है कि अगर मैं घर में बैठा हूँ, अपने पारिवारिक दायित्वों का पूरा कर रहा हूँ, तो मेरी पहचान एक व्यक्ति के रूप में है या सामाजिक रूप में। लेकिन जब मैं वोट डालने जा रहा हूँ तो मेरी पहचान एक मतदाता के रूप में है। ऐसी स्थिति में मेरी जो पहचान है वो एक राजनीतिक पहचान है, और उस स्थिति में मैं एक राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाऊँगा। तो राजनीतिक व्यवस्था की अपनी एक सीमा है, और उस सीमा में विभेदन होता रहता है। यानी उस सीमा वो सीमा कई बार कठोर के रूप में सामने आती है। जैसे जब मैं वोट डालने जाता हूँ तो मेरी पहचान एक मतदाता के रूप में है। लेकिन जब मैं अपने घर में हूँ, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा हूँ, तो मेरी पहचान एक सामाजिक प्राणी के रूप में है। ये दोनों भूमिकाएं मेरी अलग अलग हैं, जबकि मनुष्य में एक ही हूँ। तो राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित सीमा है, और उस निश्चित सीमा होने के कारण ही राजनीतिक व्यवस्था अपना एक स्वरूप रखती है। तो राजनीतिक व्यवस्था की 4 प्रमुख विशेषताएं हमने पढ़ी हैं कि अंतर्निर्भरता है अन्य अलग अलग अंगों पर, एक पर्यावरण के अंतर्गत काम करती है, और तीसरा है मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करती है, और चौथा इसका एक सीमांकन है। वह सीमांकन ही उसे दूसरी व्यवस्थाओं से अलग बनाता है, और दूसरी व्यवस्थाओं से पृथक व्यवहार की उम्मीद करता है। तो इस रूप में राजनीतिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है सामाजिक व्यवस्था के लिए, और यही वजह है कि बिना किसी राजनीतिक व्यवस्था के कोई सामाजिक व्यवस्था भी नहीं बनी रह सकती। तो राजनीतिक व्यवस्था बहुत आवश्यक है। जिस तरह मनुष्य के मस्तिष्क के बगैर मनुष्य के शरीर का या मनुष्य का अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था के बगैर किसी समाज का अस्तित्व होना बिल्कुल काल्पनिक ही तत्व माना जा सकता है।